हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ पे साइंस पढ़ाने वाली हूँ। साइंस आपका क्लास 10th का और उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाली हूँ मैं। उसका ये है केमिस्ट्री पोर्शन और चैप्टर का इस केमिस्ट्री को मैं ऐसा करने वाली हूँ कि आपको किसी बुक पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जो नोट्स हैं यही इनफ हैं। ठीक है, और आप इनको मुश्किल से 12-13 पेजेस होंगे जिसमें आपका पूरा चैप्टर यानी फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप कंप्लीटली पूरा फुल्ली पढ़ लेंगे। आप जब चाहें इन नोट्स को रिवाइज करें और आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। सो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर का नाम है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इसका क्या मतलब है? प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर, यानी कि जो भी हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिया था वो उसकी जो भी नेचर थी, उसकी जो भी प्रकृति थी वो बदल जानी चाहिए, वो एज इट इज़ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, और एक नया केमिकल सब्सटेंस बन के आना चाहिए। ठीक है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग हों, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। उसी को केमिकल चेंज कहते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसे प्रोसेसेस जिनमें ये केमिकल चेंज हुआ, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिया और नए केमिकल सब्सटेंस बने जिनकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस यानी जो हमने लिया था उससे अलग है, ऐसे प्रोसेसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है सारिंग ऑफ मिल्क इन सारिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, जब दूध खट्टा होता है यानी ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो नया आप उसको दूध को पी सकते हैं ख़राब होने के बाद? नहीं, यानी कि कुछ नया कुछ बन गया है, वो अब मिल्क नहीं रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल्क वाली नहीं रही। अगर प्रॉपर्टीज़ मिल्क वाली रही होती तो आप उसको पी लेते। ठीक है, वो ख़राब हो चुका है तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़राब या अच्छे से। बात है कि कुछ और बन गया है, वो अब मिल्क नहीं रहा है, इसलिए इसको केमिकल चेंज कहेंगे। उस जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस यानी मिल्क से एकदम अलग है। ठीक है, फिजिकल चेंज, प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। चेंज तो है बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस का क्या मतलब है? सॉलिड आइस, ठीक है, सॉलिड आइस कन्वर्ट हुआ, ठीक है, या फिर कह लो कि वाटर सॉलिड, ठीक है, कन्वर्ट हुआ वाटर लिक्विड में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही रहा ना, यहाँ अभी भी H2O ही था पहले भी और अभी भी H2O ही है, बस उनकी स्टेट चेंज हो गई। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, अब वो लिक्विड फॉर्म में है। आप लिक्विड वाटर को कुछ और थोड़ी ना कहते हैं, या सॉलिड वाटर को कुछ और थोड़ी ना कहते हैं। आप आइस के लिए भी H2O ही यूज़ करते हैं और लिक्विड यानी वाटर के लिए भी H2O ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हुआ, चेंज तो हुआ, स्टेट चेंज हुई, बट फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, सब्सटेंस वही है, प्रॉपर्टीज़ वही हैं। ठीक है, सो इट्स अ फिजिकल चेंज। ओके, सो रिएक्टेंट किसको कहते हैं? जो केमिकल सब्सटेंस हमने ओरिजिनली लिया था उसको रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जो फाइनल केमिकल सब्सटेंस यानी न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ओनली। इसका क्या मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन में एटम्स कहीं से भी नहीं आते। ठीक है, कुछ भी हवा में नहीं आ जाता है। ठीक है, कुछ भी हवा में नहीं आ जाता है, यानी कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं तो NaCl यानी कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो क्या हमारे पास कोई भी एटम बाहर से आया? नहीं, जो ओरिजिनली एटम थे यानी Na था, O था, H था, Cl था, वही एटम्स यहाँ भी है, NaCl H और O। ठीक है, यही एटम्स हैं। फ़र्क क्या हो गया? पहले Na जो है OH से जुड़ा था, अब NaCl से जुड़ा है। ठीक है,
H पहले Cl से जुड़ा था, अब वो यहाँ HO से जुड़ा है, यानी कि एटम्स का जो बॉन्डिंग है वो पहले किसी दूसरे एटम के साथ था, अब किसी और एटम के साथ है, जिसकी वजह से कोई नया सब्सटेंस बना है। केवल और केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है एंड नए एटम कहीं से नहीं आए हैं। वही एटम है जो पहले थे, बस पहले वो किसी और से जुड़े थे, उनकी बॉन्डिंग किसी और से थी, अब उनकी बॉन्डिंग किसी और से है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं केमिकल रिएक्शन के, यहाँ पे मैंने 2-3 दिए हैं। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शंस हैं जो कि आपकी बार बार यूज़ होंगी, इसलिए मैंने यही 3 रिएक्शंस ली हैं। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के, यहाँ पे मैंने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्चुअली ये बर्निंग हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। सो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है। सो दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट क्या है, इट्स अ कलरलेस सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, जब आपको 2 सब्सटेंस दिए जाते हैं, मान लो मैंने आपको कोई 2 सब्सटेंस दिए, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि लेड नाइट्रेट है पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, ये तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, तो जब आपने दोनों को मिक्स करे तो आपको क्या मिला, एक येलो कलर का सॉलिड मिला। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक्चुअली क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है जो कि डिज़ोल्व नहीं होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है यानी घुलता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको एक्चुअली क्या मिला, एक कलरलेस सॉल्यूशन मिला रिजल्ट में, और नीचे कुछ येलो कलर का सॉलिड उस टेस्ट ट्यूब में बैठा हुआ मिला, नीचे सेटल्ड। ठीक है, तो क्योंकि वो घुला नहीं, नीचे येलो कलर का सॉलिड जो आपको सेटल्ड मिला टेस्ट ट्यूब में और वो सॉल्यूशन में घुला नहीं, ऐसे सॉलिड को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आपको लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिल गया और पोटेशियम नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन, यानी कि आपको रिजल्ट में क्या मिला, एक कलरलेस सॉल्यूशन जिसमें टेस्ट ट्यूब में और टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। जिंक आपने डाला, सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी दूसरे एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी आप डाल सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कलरलेस होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन आपके बहुत सारे, ये सभी रिएक्शन आपके आगे जाके कई बार रिपीट होंगी, बहुत सारी अलग अलग तरह के रिएक्शंस के एग्जांपल में ये आएंगी। ठीक है, अब आपसे ये पूछा सकता है ऐसी एक रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो वो भी यही है, क्योंकि यहाँ पे H2 गैस निकल रही है। H2 गैस निकल रही है, ये कैसे पता चलता है, गैस निकल रही है ये तो पता चल सकता है, बट H2 है वो कैसे पता चलेगा। तो एक्चुअली जब आपने ये जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है, तो आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिला और एक गैस निकलती नज़र आई, तो उस टेस्ट ट्यूब के पास जब आप एक जलती हुई कैंडल लाएंगे तो पॉपिंग साउंड आएगी। पॉपिंग यानी जैसे चट 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 की आवाज़ आती है ना, पॉपिंग साउंड आएगी। तो ये प्रूफ है इस बात का कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का। ठीक है, अब पेज नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बच्चों ये नोट्स वाकई में बहुत अच्छे हैं, आप इन्हीं को खाली रिवाइज करते रहेंगे, आप यू विल गेट वेरी गुड स्कोर इन योर केमिस्ट्री। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, द इजीली ऑब्जर्व्ड changes that take place in a chemical reaction are called the characteristic of the chemical reaction. Some important characteristic are, ठीक है, काफ़ी सारी characteristic हैं, मैं 1 by 1 सबको डिस्कस करूँगी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, सी केमिकल रिएक्शन हम कब कहेंगे कि हुआ है। ठीक है, तो पहला है कि भाई अगर कोई पीपीटी फॉर्म हुआ है, ठीक है, आपने कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस लिए और उनको, यानी कोई भी 2 रिएक्टेंट लिए, उनको आपस में मिक्स किया, रिएक्ट कराया, तो फाइनली कोई प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट बन गया यानी कि आपको कोई सॉल्यूशन मिला जिसमें नीचे कुछ सॉलिड सा बैठा हुआ सेटल्ड मिला, जो कि उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है।
तो यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, और जब भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल सी, पीछे भी एक एग्जाम्पल था, ठीक है, ये वाला जो इसीलिए मैंने ये वाली रिएक्शंस ली थी। ये बार बार आपको यूज़ होंगी, आपको बार बार याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप एक बार इनको याद कर लेंगे तो ये आपकी बार बार यूज़ होंगी। ये था प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। लेड नाइट्रेट, इसको LnPi की तरह याद कर सकते हैं, LnPi, लेड नाइट्रेट, Pi पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा Li, क्योंकि एटम्स का ही तो रीअरेंजमेंट है, LiPn, ठीक है। Li यानी लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, एंड पोटेशियम नाइट्रेट Pn, ठीक है, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं, या इन दो कलरलेस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं, तो येलो कलर का जो सॉलिड बनता है वो क्या है, दैट इज़ लेड आयोडाइड, ठीक है। तो ये यहाँ भी यूज़ हो गई केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल में, और ये यूज़ हो गई जब फॉर्मेशन ऑफ PPT, ऐसी रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल देना हो ऐसी रिएक्शन, तो वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही और भी रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ओके। ऐसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, दो सॉल्यूशन मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ओके। ये सब है प्रेसिपिटेट। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट कब कब बन रहा है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाने से ये बन रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक तो मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था, वो हाइड्रोजन गैस निकली थी जब जिंक को डाला था हाइड्रोजन क्लोराइड में, ठीक है, ओके। अब दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl डाइल्यूट को जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सी, इट्स नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन, ये आप बस इतना बताया जा रहा है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसमें और कुछ भी बनेगा, ठीक है। ओके, अब आता है चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज हो जाता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसके भी हमने दो एग्जांपल देख लिए, एक तो पिछले पेज पे था और जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड वाला, और एक ये हो गया, ठीक है। चेंज इन कलर, अगर चेंज इन कलर होता है, चेंज इन कलर आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, आपके घर में अगर लोहे की कोई चीज़ बनी है और उस पर पेंट नहीं हुआ है, बारिश के टाइम पे यानी कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर में, तो रस्ट हो जाता है ना, जंग लग जाता है, तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन कलर है, यानी कि इट्स अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड पेज 1 पे जो एग्जाम्पल 2 था दैट इज़ ऑल्सो चेंज इन कलर, क्या, येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि दो कलरलेस सोल्यूशन दिए गए थे आपको LnPi, और आपको येलो कलर का सॉलिड यानी मिल गया, यानी कि कलर तो चेंज हुआ ना, तो दैट वाज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर, ओके। ओके, अब आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब वाटर सॉलिड वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी सॉलिड वाटर यानी आइस जो है वो वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो फिजिकल चेंज है। तो फिर मैं यहाँ पे चेंज इन स्टेट को क्यों बोल रही हूँ केमिकल चेंज, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगी, जैसे कि वो तो फिजिकल चेंज ही है वाटर वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेंज इन स्टेट की क्या बात कर रहे हैं, सॉलिड वैक्स कैंडल जब जलती है तो वाटर वेपर निकलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमें वैक्स दिया गया था ना, जो कैंडल दी गई थी वो सॉलिड थी, जब हमने उसको जलाया तो वाटर वेपर निकले और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। क्या वैक्स ही गैस बन गई? नहीं, वैक्स गैस नहीं बनी, दो अलग अलग गैसेस बनी, वाटर वेपर्स और CO2, दो अलग अलग गैस बनी। जो सॉलिड
आइस का लिक्विड आइस में लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने का जो चेंज है उसमें वाटर ही वाटर बन रहा है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो वाटर वेपर और CO2 बन रहे हैं ये वैक्स नहीं है, ये अलग सब्सटेंसेस हैं और गैसेस स्टेट में है, ये अलग सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है। ऐसे ही जब पेट्रोल को आप जलाते हो तो पेट्रोल गैसेस फॉर्म वाला नहीं निकलता है, वाटर वेपर और CO2 निकलता है, यानी कि ये सब्सटेंस अलग है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ये सब्सटेंस अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, ये अलग फॉर्मूला है, पेट्रोल का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो दो अलग फॉर्मूलेज हैं और उनकी स्टेट्स भी अलग हैं, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस, इसलिए हम इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज। अगर यहाँ पे लिक्विड पेट्रोल ही गैसेस पेट्रोल में कन्वर्ट हो रहा होता तो हम उसको बोलते फिजिकल चेंज, बट यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, दिस इज़ वाटर वेपर एंड CO2 गैस। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जिनमें जब रिएक्शन होती है तो हीट निकलती है या एनर्जी निकलती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिनमें हीट या एनर्जी की ज़रूरत होती है उन रिएक्शन को कैरी करने के लिए, यानी उन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट या एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो हो जाती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल एक तो वही है जो था ना पेज नंबर 1 पे, थर्ड जो रिएक्शन थी जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, वो बार बार यूज़ होगी। ठीक है, ये जिंक क्लोराइड, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट का कलर्ड सोल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट निकलती है, ये हीट निकल रही है, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा है वाटर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ऐसे याद रख लो कि छोटा सा फॉर्मूला है, तो क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हीट इवॉल्व होती है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। तो एक ये हो गया, एक वो, तो आपको कम ही याद करना पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, सो बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हीट इनको चाहिए होती है, जिसकी वजह से बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और पता कैसे चलता है कि हीट ली गई है, जो रिएक्शन बीकर जब आप ले रहे हो और इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हो तो बीकर बाद में रिएक्शन के बाद ठंडा हो जाता है, यानी कि हीट उसने ले ली, रिएक्शन में यूज़ कर ली। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा। तो यानी कि हम थर्मामीटर से भी इन रिएक्शंस को पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, नाउ वी कम टू पेज नंबर 3। ओके, अभी हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन कब कहते हैं, कि क्या क्या चेंजेस हों तो केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि क्या तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर गैस इवॉल्व हो रही हो, या फिर यानी कलर चेंज हो रहा हो, ठीक है ना, या फिर स्टेट चेंज हो रही हो और दूसरे केमिकल कंपाउंड बन रहा हो साथ में, या हीट इवॉल्व हो रही हो। ठीक है, सो हमने ये सब पढ़ा था कि जब ये सब होता है तो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या क्या, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, गैस का इवोल्यूशन, कलर चेंज, स्टेट चेंज या टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो अब एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी केमिकल रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि एक ही चेंज हो, एक से ज़्यादा चेंज भी हो सकते हैं। सो इन अ नंबर ऑफ रिएक्शंस मोर देन वन चेंज में बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ओके, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने ये लिखा, सिंबल लिख दिया, तो दिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन क्या है, जब हमने उसका नेम लिखा, यानी इंग्लिश वर्ड्स में जिंक ZINC प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, उनके फॉर्मूलेज नहीं लिखे, वर्ड्स की फॉर्म में लिखा, सो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ठीक है, गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये पूरी एक इक्वेशन है जो कि वर्ड्स की फॉर्म में है, तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आता है शॉर्ट-हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूला। अगर हम सिम्बल्स और फॉर्मूले को यूज़ करने लगे ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट के मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूलेज यूज़ करने लगे और सिम्बल्स यूज़ करने लगे, तो हम उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो है, ये सिंबल्स, हमने सिंबल्स एंड फॉर्मूले यूज़ किए हैं, तो इसको बोलते हैं हम
केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ वर्ड इक्वेशन, दिस इज़ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ओके, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। पहली बात तो हम बैलेंस क्यों करते हैं ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। उसका कोई यूज़ होगा तभी हम बैलेंस करते हैं, अदरवाइज़ हम क्यों करेंगे, ठीक है। सो वो आगे डिस्कस करेंगे। करते कैसे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल होता है तुक्काबाजी, यानी हम नंबर्स को कैसे अरेंज करें कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। सो मैंने एक एग्जांपल लिया है, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ठीक है। सो पोटेशियम क्लोरेट है ये, एंड दिस इज पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज ऑक्सीजन, आपको पता ही है, ठीक है। तरीका क्या होता है, स्टेप 1 ये होता है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, यानी पूरी केमिकल इक्वेशन में सबसे बड़ा फॉर्मूला ढूंढना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है बड़ा फॉर्मूला, KClO3। सो KClO3 मैंने ले लिया, ठीक है। फिर उस KClO3 में मतलब ज़रूरी नहीं कि बड़ा फॉर्मूला रिएक्टेंट में ही हो, वो प्रोडक्ट में भी हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है पूरी केमिकल इक्वेशन में, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, उसको आप उठा लीजिए, ठीक है। यानी मैंने इस इक्वेशन के लिए KClO3 उठा लिया। फिर अब इसमें मैं वो एटम को सबसे पहले बैलेंस करूँगी इक्वेशन में, इस फॉर्मूले के उस एटम को बैलेंस करूँगी जिसके नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी उस एलिमेंट को बैलेंस करूँगी जिसके नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा हैं उस फॉर्मूले में, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला उठा लिया KClO3। अब KClO3 में K का तो एक ही एटम है, Cl का एक ही एटम है, O के 3 एटम है, यानी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा इक्वेशन में बोथ साइड। अब ये 3 है, ये 2 है, तो बैलेंस कब हो सकते हैं, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों 6 हो जाएंगे, क्योंकि हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स देखने के लिए उस एलिमेंट के, ठीक है। तो 2 KClO3 गिव्स KCl प्लस 3 O2, ठीक है। ऑक्सीजन भी 6 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो गया, बट K और Cl 2 हो गए यहाँ पे, तो अब उनको बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे 2 KCl लगा दिया, सारे एटम्स बैलेंस हो गए। दूसरी कोई एग्जांपल लेते हैं, Fe+H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो Fe3O4 यहाँ पे सबसे बड़ा फॉर्मूला है, और उसमें भी ऑक्सीजन के एटम सबसे ज़्यादा हैं 4, तो मुझे भी इधर भी 4 करने पड़ेंगे, तो मैंने 4 लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद O लगा दिया, 4 लगा दिया, हो गए, ठीक है। अब मैं Fe3O4 में Fe को बैलेंस करूँगी, O को तो मैं कर चुकी, अब Fe को करूँगी, तो 1 बाय 1 यानी सारे एलिमेंट बैलेंस करने हैं बड़े फॉर्मूले के, ठीक है। तो Fe3 है, तो यानी मुझे इधर 3 लगाना पड़ेगा, तो ये मैंने देखिए 3 लगा रखा है, 3 Fe प्लस 4 H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब मैं देख लेती हूँ, अब मेरा बचा क्या है, Fe मैंने बैलेंस कर लिया, O मैंने बैलेंस कर लिया, बचा क्या है H। सो H के यहाँ पे क्या है 8 हो गए हैं, तो मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 4, ठीक है। ओके, स्केलेटल इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी जिसमें जो बैलेंस नहीं होती, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन वो इक्वल ना हो सभी एटम्स के लिए, ठीक है, सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हर एक एलिमेंट के लिए बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इक्वल हो, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। यूज़ ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यूज़ क्या है बैलेंसिंग का, ठीक है, या स्टोइशियोमेट्री किसको कहते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव relationship between the various reactants and product in terms of moles, masses, molecules and volume. This is called stoichiometry. इसी को stoichiometry कहते हैं। क्या रहा है वो कह रहा है कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जैसे कि ये है, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप देख सकते हो कैल्शियम का 1 है, क्लोरीन के 2 हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 हैं, इस साइड भी 2 हैं, कार्बन का 1 है, इस साइड भी 1 है, ऑक्सीजन के इधर 3 है, तो इधर भी 2 + 1 3 है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब
क्या बोल रहा है ये कि बैलेंसिंग का यूज़ क्या है। बैलेंसिंग का यूज़ है ये है कि किसी भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट के और कितने प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यानी मैं एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कंफर्म इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के कि कैल्शियम जैसे CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो CaCl2 का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूल ले रही हूँ तो इस हर जगह मॉलिक्यूल बोलूँगी। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लेते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 मोल आपस में रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ CaCl2 प्लस 1 मोल ऑफ H2O प्लस 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। ठीक है, और आपको पता है किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मोल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होते हैं। मैं यहाँ पे CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ, इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ। यह यहाँ पे CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, 100G हो गया। ऐसे HCl का निकाल लोगे। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ओके तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये आ गया 100 ग्राम। जो मैंने आपको बोला 1 मोल इसका और 2 मोल इसका रिएक्ट करते हैं, यानी कि इसका 100 ग्राम और इसका 73 ग्राम। 73 ग्राम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1 प्लस 35.5 यानी 36.5 होता है। जब उसका ट्वाइस करेंगे तो 73 ग्राम हो जाएगा। तो CaCO3 का 100 ग्राम और HCl का 73 ग्राम से रिएक्ट करता है और CaCl2 का 111 यानी 111 ग्राम, वाटर का 18 ग्राम और CO2 का 44 ग्राम बनता है। ठीक है, तो इससे हमें मतलब यूज़ क्या है प्रैक्टिकली कि भाई हमें अगर बोला गया है कि भाई 40 या बोलो कि हमें बोला गया है कि 222 ग्राम ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस करो, तो हम तभी तो प्रोड्यूस कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि वो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और कितने ग्राम HCl लेने किससे बनता है। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, ओके, और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जब हम इसका 1 वॉल्यूम लेते हैं और इसका HCl का 2 वॉल्यूम लेते हैं तो 1 वॉल्यूम ऑफ CaCl2 एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 बनता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसमें यहाँ नोट करने की कि आप देखो 100 प्लस 73 इज़ 173 एंड 111 प्लस 18 होता है कितना 129 एंड 129 प्लस 44 कितना होता है 129 प्लस 44 इज़ 173, यानी बोथ साइड जो केमिकल इक्वेशन में जो मासेस हैं वो टोटल मास इज इक्वल। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर आप अलग अलग टोटल मास निकालो तो दैट विल बी इक्वल। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। ओके, मेकिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हम अपनी केमिकल इक्वेशन को और भी इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो सिर्फ ये था कि आप फॉर्मूला लिख दो और एरो वगैरह लगा दो, बट इसमें हम और इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की जो रिएक्शन होती है उसमें जिंक सॉलिड होता है, तो सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनकी फिजिकल स्टेट भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, H2SO4 जो है दिस AQ इज एक्वस, S इज सॉलिड, L इज लिक्विड, G इज गैस, AQ इज एक्वस यानी H2SO4 का हमने पानी में सॉल्यूशन लिया है तो क्या बना है ZnSO4 एक्वस, यानी पानी में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। गैस को आप G से शो कर सकते हो, गैस को आप ऐसे एरो से भी दिखा सकते हो, ऐसे ऊपर करके कि भाई गैस ऊपर रिलीज हो रही है। ठीक है, और PPT मैंने बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, किसी सॉल्वेंट में जो नीचे सेटल हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो उनको हम कैसे शो करेंगे, प्रेसिपिटेट को हम ऐसे शो करते हैं, अगर किसी कंपाउंड का नाम लिखा है और उसके साथ ये वाला डाउन एरो लगा है दैट मीन्स वो है प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो गैस लिखा है या फिर सीधे एरो लगा दिया।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है AgNO3, ये भी एक ये है। सो AgCl सॉलिड के साथ डाउन एरो लगाया, दैट मीन्स AgCl एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स आप कैसे बताते हैं? कॉन्सेंट्रेशन होता है मीन्स उसकी हमने कितनी मात्रा ली है, यानी सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है सॉल्वेंट के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा है, कम है, कैसा सॉल्यूशन है। सो कॉन्सेंट्रेटेड यानी सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट कम है, ठीक है। तो ये डाइल्यूट, DIL इज डाइल्यूट H2SO4, यानी उसका पतला सॉल्यूशन लिया है। NSO4 एक्वस गिव्स प्लस H2 गैस। यहाँ पे HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है ना, नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। ओके, हीट चेंज, ठीक है। हीट चेंज आप कैसे शो करोगे? HEAT हीट यहाँ पे लिख दोगे। इसका क्या मतलब है कि हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हीट इवॉल्व हुई है, ये हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है। अब देखो हीट चेंज में हमें क्या पढ़ना है कि भाई दो तरह की रिएक्शन होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है ना, निकलती है। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है या एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है हमारे बॉडी में सबसे सिंपल एग्जांपल है, हमारे बॉडी में जब फूड ब्रेक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज ब्रेक होता है तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें एनर्जी मिलती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। सो जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है, C6H12O6 इज ग्लूकोज, एक्वा सॉल्यूशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन CO2, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे बेसिक एग्जांपल है, ये आपको याद ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए, खाना खाते हैं हम उसके लिए, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल। ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, वाटर लिक्विड बनता है एंड हीट इवॉल्व होती है। रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर, ठीक है, जब आप कंपोस्ट बनाते हो यानी खाद, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो आप सब्जियों के छिलके या किचन में जो भी वेस्ट होता है उससे आप कंपोस्ट बनाते हो, तो वो खाद जो होती है अगर आप छू के देखो तो गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें हीट रिलीज होती है। सो दैट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रोटनिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर यानी वेजिटेबल मैटर का सड़ना, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिनमें हीट की ज़रूरत होती है। ये एग्जांपल पहले भी दिया जा चुका है। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो हीट चाहिए होती है इस रिएक्शन को होने के लिए, और बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बीकर ठंडा हो जाता है। ये पहचान है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सो नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस हीट गिव्स 2NO। This is also an endothermic reaction. Testing exothermic or endothermic nature of dissolution of any substance. क्या कह रहा है ये कि हमें कोई भी सब्सटेंस दिया है, उसका वाटर में डिसोल्यूशन यानी जब हम उसको पानी में घोलते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, कैसे पता करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे इस बात को, ठीक है। तो इस बात को चेक कैसे करेंगे? आप वाटर ले लो, 25 मिलीलीटर वाटर ले लो और किसी बीकर में, और उसमें थर्मामीटर डाल दो और उसका टेम्परेचर नोट कर लो। फिर जिस सब्सटेंस का आपको टेस्टिंग करनी है कि भाई उसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसके 2 स्पैचुला उसमें पानी में डाल दो, ठीक है। तो फिर फाइनल टेम्परेचर नोट कर लो। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है दैट मीन्स इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर टेम्परेचर कम हो गया है देन इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको याद करना पड़ेगा। सॉल्ट ऑफ एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, कौन कौन से सॉल्ट हैं जिनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है? जैसे NaCl, इससे कॉमन सॉल्ट, जब आप नमक को पानी में घोलते हो तो डिसोल्यूशन जो है एंडोथर्मिक है यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इन सब का डिसोल्यूशन वाटर के अंदर क्या है? एंडोथर्मिक। एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट, इन सब का डिसोल्यूशन वाटर में क्या है? एक्सोथर्मिक। दिस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक। ओके,
ठीक है। ओके, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो कब रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो उनके अंदर कोई बॉन्ड का टूटना, एटम्स का रीअरेंजमेंट कुछ भी नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जिन रिएक्टेंट्स के साथ आप उनको डालते हो तो उन रिएक्टेंट्स की रिएक्शन आपस में वो तेज करवा देते हैं, यानी एक रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। यानी कि सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी खुद कंज्यूम नहीं होंगे, खुद उनका कुछ नहीं होगा, एंड इज रिकवर्ड केमिकली अनचेंज, यानी जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन यानी ख़त्म हो जाएगी तो वो एज इट इज़ आप रिकवर कर लोगे, यानी कि वो आपको एज इट इज़ मिलेंगे, यानी वो उनका कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने रिएक्शन को तेज करा दिया, ठीक है। सो temperature, pressure, catalyst, heat, sunlight are written above or below the arrow of the chemical equation in a chemical equation में आप reactant और product के बीच में arrow लगाते हो ऐसे, तो अगर वो रिएक्शन टेम्परेचर देके हो रही है या प्रेशर देके हो रही है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है या हीट देके हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये कंडीशंस कहाँ लिखी जाती है? एरो के ऊपर या एरो के नीचे। हीट को आप ट्राइंगल से या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो, तो एरो के ऊपर आप लिख दोगे TMP टेम्प, यानी टेम्परेचर दिया जा रहा है, प्रेशर PRESS लिख दोगे, कैटलिस्ट का फॉर्मूला लिख दोगे, हीट ट्राइंगल कर दोगे, सनलाइट लिख दोगे, यानी कि वो रिएक्शंस इन कंडीशंस में हो रही हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या कहते, किसको कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है। आयनिक इक्वेशन किसको कहते हैं? आयनिक इक्वेशंस, अच्छा ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन होती है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो एग्जांपल क्या हो गया? आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। आयनिक इक्वेशन क्या होती है? जिनमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इक्वेशन विच नॉट ओनली कंटेन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बट ऑल्सो कंटेन्स आयंस एंड एक्चुअली टेक पार्ट इन आयंस एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो हैं ही बट आयंस भी हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस Cu। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज जिंक प्लस Cu2 प्लस प्लस SO4 2-, ठीक है। देखो इसको हमने क्या है, जो क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वो पानी के अंदर इसे आयनिक कंपाउंड जो वाटर के अंदर आयंस की फॉर्म में रहता है, ठीक है, क्योंकि एक्वस है ना, तो ऐसा रहता है Cu2 प्लस SO4, और जिंक सल्फेट भी ऐसे ही रहता है, यानी प्रोडक्ट भी इस तरह से है, यानी कि SO4 2- तो एज इट इज़ ही रहा, उसने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। सो यानी कि सिंस SO4 2- इज प्रेजेंट बोथ द साइड्स, दैट इज इट इज़ नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, उसने कुछ नहीं किया, यानी कि हम रिएक्शन में से SO4 2- को हटा सकते हैं और अपनी आयनिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। आयनिक इक्वेशन को भी बैलेंस किया जाता है, ठीक है, यानी कि अभी तक हम केवल मास को बैलेंस कर रहे थे। केमिकल इक्वेशन में हम क्या जो कोफिशिएंट लगा रहे थे, यानी कि जो नंबर हम लगाते थे फॉर्मूले से पहले, दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट, उस नंबर को लगाने से क्या होता है? मास बैलेंस हो रहा था, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो बोथ साइड इक्वल आ रहा था। अब हमें क्या है? चार्ज को भी बैलेंस करना होगा। आप मास और चार्ज में से किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मास को ही पहले किया जाए या चार्ज को ही पहले किया जाए। सो जैसे ये एक आयनिक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, आप देखो तो जैसे Cu के ऊपर 2+ चार्ज है, यानी कि टोटल चार्ज इधर 2+ है, इधर 1+ है, तो 2+ करने के लिए यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगाएंगे, 2 लगा दिया, सो 2+ हो गया। लेकिन इससे हमारा मास चेंज हो गया, मास यहाँ Ag के 2 हो गए, यहाँ Ag का 1 हो गया, तो यानी इधर भी 2 Ag करना पड़ेगा। ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल आयनिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? बहुत तरह की रिएक्शंस हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाए, यानी कि 2Mg + O2, यानी कि फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल कंपाउंड मिलेगा। 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। इधर कितने भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट एक ही होगा। ऐसे अमोनिया + HCl गिव्स अमोनियम क्लोराइड, 2CO + O2 गिव्स 2CO2, ठीक है। ओके,
ऐसे Fe+S गिव्स FeS। डिकम्पोजिशन यानी टूटना, तो यानी कि एक कंपाउंड, इसमें रिएक्टेंट में एक कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट में कितने भी हो सकते हैं। तो एक कंपाउंड टूटेगा, से ऑब्वियसली ऐसे कोई चीज़ रखी नहीं टूट जाती, उसके ऊपर या तो हीट आप दोगे, है ना, कुछ बाहर से कुछ कंडीशंस दी जाएंगी तब वो ब्रेकिंग होगी उसकी, ठीक है। सो कई तरह से होता है ये। सो बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या तो हमारा कंपाउंड हीट एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल ये है लेड नाइट्रेट, जो कि वाइट कलर का होता है, हीट देने पर लेड ऑक्साइड येलो कलर का, NO2 ब्राउन कलर का, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ग्रीन कलर का है, ठीक है। जब इस पर आप हीट देते हो तो FeSO4 सॉलिड बन जाता है, यानी ये एक्चुअली क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रखे हैं, FeSO4 ने वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रखे हैं, क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब कर रखे थे वो उसने छोड़ दिया। FeSO4 यानी एनहाइड्रस माने जिसने वाटर छोड़ दिया, ठीक है, और वाटर अलग कर दिया। अगर इसको अब और फर्दर हीट कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का होता है। SO2 और SO3 गैस रिलीज होते हैं, ठीक है। सो थोड़ा हीट किया तो ये हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और हीट किया तो Fe2O3 बन गया, ठीक है। लैब में ऑक्सीजन गैस कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। लैब में जो ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर की जाती है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। KClO3 लेते हैं, उसको हीट करते हैं, MnO2 जो है वो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कैटलिस्ट का काम है, तो यानी कि प्रोडक्ट में कहीं भी आपको Mn नहीं मिलेगा, ठीक है। O जो मिल रहा है वो भी यहाँ की वजह से मिल रहा है, ये नहीं है, ठीक है। तो KClO3 जो हीट जब देते हैं तो ब्रेक हो जाता है KCl और ऑक्सीजन गैस में। इस तरह से लैब में ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर की जाती है। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि आपको पता है दिस कॉल्ड क्विकलाइम, और CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। ओके, अभी तो हीट देने से वो डिकम्पोज हुआ है, करंट देने से भी कंपाउंड्स डिकम्पोज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। आप देख सकते हो वाटर लिक्विड जब आप लेते हो किसी कंटेनर में और उसमें से करंट पास करते हो, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है। क्या है हमारा, ये कैथोड है, ये हमारा कार्बन एनोड है, ये कार्बन कैथोड है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप देखोगे, और वाटर में थोड़ा सा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लेते हैं, ये लिखा हुआ है, H2SO4 इज एडेड टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप वाटर में H2SO4 मिलाते हो तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और तेज़ी से पास होती है, यानी कि हमारी रिएक्शन और फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ये है, 2H2O, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो 2H2 + O2 में मिलता है, यानी कि जो हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो ऑक्सीजन से डबल होती है। और हाइड्रोजन कहाँ मिलता है हमें, कैथोड पे, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है हमें, एनोड पे, ठीक है। ये 6 वोल्ट का बैटरी है, वोल्टामीटर बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन तो है, एक कंपाउंड था, 2 में ब्रेक हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी देने से हुआ, तो जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। Al2O3 एल्यूमिना मोल्टन यानी पिघला हुआ, ठीक है। इसको Al2O3 को बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक है। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एल्यूमिनियम अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस रिएक्शन का क्या यूज़ हो सकता है बच्चों, आप खुद ही सोच सकते हो। इस रिएक्शन का यूज़ है एल्यूमिनियम को के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। एल्यूमिनियम ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है, नेचर में इस फॉर्म में मिलता है, एल्यूमिना के फॉर्म में। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो ये रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में भी ब्रेकिंग होती है कंपाउंड्स में। 2AgCl जो है वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है, वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। Ag + क्लोरीन, Ag क्या है, सिल्वर ग्रे, ठीक है। ये क्या है, वाइट, ये क्या है, ग्रे, ठीक है। ऐसे ही H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, H2O और O2, 2H2O + O2। इसीलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखते हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉटल में लाइट पास हो जाएगी बहुत इजीली और H2O2 अपने आप ब्रेक हो जाएगा
और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसीलिए लाइट को कांटेक्ट कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसको जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको कलर्ड वाटर में रखते हैं सो एज टू कट ऑफ द लाइट, अदरवाइज वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, ओके आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, क्योंकि या तो वो हीट ले रही हैं या सनलाइट ले रही हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। सो यानी कि दे ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शंस एज दे रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है धक्का देके हटा देना और खुद उसकी जगह ले देना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट, तो धक्का कौन देगा? जो ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, किसी लेस एक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से उस लेस एक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और खुद जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो उसमें आके जुड़ जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा एक्टिव है? तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। सो पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के सब मेटल्स हैं। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ये हाइड्रोजन है, ये मेटल नहीं है। कॉपर, मर्कुरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये नाम मैंने लिख भी दिए अगर आपको याद नहीं रहते, कुछ के लिख दिए। ठीक है, इन अबव सीरीज ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा सब मेटल्स हैं। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा पोटेशियम एक्टिव है, उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो आप ऐसे ही नॉन मेटल्स की भी रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है। ये सब क्या है? हैलोजेंस है। हैलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हैलोजेंस। यानी कि ये जब नॉन मेटल से रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट बनाती हैं। ठीक है, सॉल्ट बनाती हैं, इनको हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, मेन बात क्या है कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? F2 इज़ मोर रिएक्टिव दैन Cl2, Cl2 इज़ मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयोडीन। ठीक है, एग्जाम्पल, आप जब एक कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लो जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है, लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें आपने कील डाल दी लोहे की, यानी आयरन नेल डाल दी, आप थोड़ी देर बाद देखोगे सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया। क्यों हो जाता है? और दूसरी एक और भी बात नोटिस करोगे कि जो कील है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? चलो रिएक्टिविटी सीरीज़ पर। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखो आयरन और आप देखो कॉपर। ठीक है, सो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाएगा और खुद जाके SO4 से जुड़ जाएगा, FeSO4, और कॉपर को कर दिया अकेला। ठीक है, तो यानी कि इस बीकर में क्या हुआ? जो सॉल्यूशन बन गया वो FeSO4 का बन गया, तो वो जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसलिए सॉल्यूशन तो हो गया ग्रीन कलर का। और जो कॉपर अकेला रह गया वो डिपॉजिट किस पे हो गया? आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन एंड आयरन नेल हैज़ कोटिंग ऑफ ब्राउन कॉपर ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, इनको पढ़ने में मज़ा भी आता है। आपको ये रिएक्शन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। जिंक प्लस H2SO4, ये फर्स्ट पेज की सबसे लास्ट में रिएक्शन लिखी हुई है ये। ठीक है, तो Zn जो है, यहाँ पे आप आ जाओ, Zn जो है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। जुड़ गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही अब आप देखो कॉपर प्लस HCl, कॉपर और H में Cu कहाँ गया? दिस इज Cu, दिस इज H। Cu कम रिएक्टिव है, H ज़्यादा है, तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एज इट इज़ रहेगा, यानी कि नो रिएक्शन। ऐसे Ag और H को देख लो, Ag कम रिएक्टिव है H से, तो H को नहीं हटा पाएगा और खुद नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है, Cu प्लस ZnSO4, Cu प्लस Zn, ये रहा, Cu कम रिएक्टिव है तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। Cu और जिंक को हमने कंपेयर किया है। ठीक है, ओके,
ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। रिएक्शंस फॉर एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि नाम से भी आ सकती है कि भाई एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट वेल्डिंग क्या होती है, कौन सी रिएक्शन है। Fe2O3 मैं आपको बता चुकी हूँ फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, या आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड। एक्चुअली आयरन की वैलेंसी 2 और 3 दोनों पाई जाती हैं, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 होती है। ये मैं आपको एडिशनल एक मैंने नोट बना रखा है इसी चैप्टर के लास्ट में, वो मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी, ठीक है। Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और ये हो गया एल्यूमिनियम से रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ, आप देखो Fe और Al में कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, मेरा Al, ये है Fe, Al ज़्यादा रिएक्टिव है, Al ज़्यादा रिएक्टिव है तो Fe को हटाएगा और खुद O से जुड़ जाएगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन मोल्टन स्टेट में हमको मिल जाएगा। तो अगर हमें आयरन मोल्टन स्टेट में चाहिए, यानी कि सेपरेटली चाहिए अलग, तो हम इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे, दिस कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग या एल्यूमिनोथर्मी, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। हमने आयरन का अलग कर दिया, ओके। ओके, क्लोरीन प्लस KBr, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव था, क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है, ओके। तो क्लोरीन भी ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ब्रोमीन को हटाएगा और खुद K के साथ जाके लग जाएगा, कौन, क्लोरीन, क्लोरीन तो KCl बन गया, ब्रोमीन को उसने अकेला कर दिया। ऐसे यहाँ पे रिएक्शन करके ये हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ हम सिल्वर एंड गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया एल्यूमिनोथर्मी में, ठीक है, Fe2O3 से हमने Fe तो अलग किया, ऐसे ही हम सिल्वर गोल्ड को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, टेक सिल्वर गोल्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, आपने सिल्वर गोल्ड ले लिया, सिल्वर या गोल्ड जिसको भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो ले लिया सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में। टू दिस सॉल्यूशन ऐड पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक, उसमें आपने जिंक ऐड कर दी, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर गोल्ड डिस्प्लेसेस द सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर गोल्ड को अलग कर देगी और खुद और अपना कंपाउंड बना देगी, जिंक जो है वो अपना कंपाउंड बना देगा, सिल्वर गोल्ड को अलग कर देगा, उनको अलग ही कर देगा, यानी अकेला बना देगा। जैसे यहाँ पे सब अकेले रह जाते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं वो अकेले रह जाते हैं, ऐसे सिल्वर गोल्ड अकेले रह जाएंगे। वही तो हमें चाहिए था, हमें उसको उसके कंपाउंड से यानी अलग करना था, ठीक है, सेपरेट, यानी प्योर फॉर्म में लाना था, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इनमें एनर्जी रिलीज होती है, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी तक क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक ही एलिमेंट आ रहा था और एक को धक्का मार के उसके साथ जुड़ रहा था, और जिसको धक्का मारा था वो अकेला अलग पड़ जाता था। अभी अकेला कोई नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। Ba जो हो जाएगा SO4 के साथ और Na जो हो जाएगा Cl के साथ, BaSO4 2 NaCl यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे Ag जो है Na को धक्का मारा Cl, Na जो है NO3 के साथ जुड़ के हो गया, तो यानी कि दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट आपको पता ही है, कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड अगर मिलता है प्रोडक्ट में, ठीक है, जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाता है, इनसॉल्युबल रहता है, घुलता नहीं है, सॉल्यूशन नहीं बनाता है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जनरली प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, जब आप गैस पास करते हो थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से आप गैस गुजारते हो, सो तब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस CO2 गिव्स, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो और उसमें से CO2 गैस पास करते हो, तो वो सॉल्यूशन जो है मिल्की हो जाता है, मिल्की सस्पेंशन, एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं, मिल्की सस्पेंशन बन जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, यानी कि घुलता नहीं है, सस्पेंशन उसी को तो कहते हैं जो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता है, इसीलिए वो मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। प्लस वाटर एंड सॉलिड लिखा है, यानी कि प्रेसिपिटेट, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको पता ही है, ठीक है, ओके। रिडॉक्स रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो या केवल रिडक्शन हो, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, ना कि साथ में होती हैं। हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। सो दीज रिएक्शन, इसलिए इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? ऑक्सीजन का गेन इज कॉल्ड ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का गेन कह लो या हाइड्रोजन का लॉस कह लो, दोनों एक ही बात है, दोनों ऑक्सीडेशन हो गए। ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो या ऑक्सीजन का लॉस हो, हाइड्रोजन का गेन हो या ऑक्सीजन का लॉस हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करे, सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, यानी कि जिसका रिडक्शन हो, ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो, या फिर और विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। जिसका रिडक्शन होता है वो हाइड्रोजन तो गेन करता है, तो यानी कि वो हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन को लूज़ करे, वो सभी क्या बात हो गई, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस। ठीक है, तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखो, जो Fe2O3 है वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, तो यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। Al के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अब देखो दूसरी रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन छोड़ रहा है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सिंपल है। तो एक और डेफिनेशन भी होती है, जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो ये रिएक्शन है इसमें Na जो है वो Na प्लस बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तभी तो आयन बनेगा। और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 माइनस बन रही है। तो जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? ओके, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू attack of the atmospheric gases such as O2, CO2, H2S, H2O, vapor, etc. on the surface of the metal so as to convert the metal into oxides, carbonates, sulfides, etc. क्या है कि जैसे हम आपका जो मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत तरह की गैसेस प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, वाटर वेपर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, है ना। ओके, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स, अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कार्बोनेट बना देगी। ठीक है। H2S रिएक्शन करेगा, सल्फाइड बना देगा। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके ये इस तरह से ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड्स बना देते हैं। ठीक है। इस तरह से मेटल धीरे धीरे क्या होती हैं, ख़त्म होती जाती है, उनके तो ऑक्साइड बनते जा रहे हैं ना, मेटल तो फिनिश होती जा रही है। तो यानी कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल, यानी मेटल की क्षति हो गई, क्षति यानी उसको हानि हो गई, नुकसान हो गया, वो ख़त्म हो रही है, उसका ऑक्साइड बन रहा है, कार्बोनेट बन रहा है, सल्फाइड बन रहा है, एटमॉस्फेरिक गैसेज उसका रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड करोजन। ठीक है। जैसे कि आपको पता है रस्टिंग, ठीक है, जंग का लगना इज़ अ करोजन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयरन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, इसीलिए ज़्यादातर रस्टिंग क्या है, बारिश के टाइम पे होती है। ठीक है। तो क्या होगा, वाटर की जितनी ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे X क्यों लिख दिया है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के एटमॉस्फेयर में। सो जितनी ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगी उतने ज़्यादा इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। ठीक है। ओके, तो ये क्या बन गया है, फेरिक ऑक्साइड। आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। ओके, एंड वाटर मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब किए हुए हैं। ओके, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स CuCO3 प्लस डॉट COH होल ट्वाइस। ठीक है, ये कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर जो मेटल है ये भी कॉपर मेटल है, इसका नुकसान हो गया, आयरन भी ख़त्म हो गई, कॉपर ख़त्म हो गई। सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में H2S गैस प्रेजेंट होती है, एयर से लेती है और उसका रिएक्शन करती है Ag2S, ना ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है।
तो ये सब भी पूछा जा सकता है कि भाई जो सिल्वर है वो धीरे धीरे ब्लैक क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के H2S से रिएक्ट कर लेती है और सिल्वर सल्फाइड बना देती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, द रेडिश ब्राउन क्रस्ट ऑफ रस्ट डज नॉट स्टिक टू द सर्फेस, इट फॉल्स डाउन एक्सपोजिंग फ्रेश सरफेस फॉर रस्टिंग, दस करोजन ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि जो हमारी आयरन मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट की और ठीक है रस्ट हो गया, ठीक है, ब्राउन कलर का क्रस्ट जो बन जाता है उसकी सरफेस पे, वो उससे अटैच नहीं रहता है ना, चिपका नहीं रहता उसकी सरफेस पे, मेटल की आयरन की सरफेस पे जो क्रस्ट बन जाता है वो चिपका नहीं रहता, वो गिर जाता है। तो यानी कि मेटल की और सरफेस एयर के एक्सपोजर में आ जाती है ना, कांटेक्ट में आ जाती है, तो और रस्टिंग हो जाती है, फिर वो गिर जाता है, फिर और रस्टिंग हो जाती है, फिर रस्ट गिर जाता है। इस तरह से रस्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि करोजन ऑफ आयरन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को आप कैसे रोकोगे? पेंट कर दो, जो आयरन के जो भी हैं उस पर आप पेंट कर दो। पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? कोटिंग द आयरन आर्टिकल विथ जिंक। आप आयरन के आर्टिकल को जिंक से कोटिंग कर दो तो जो एयर का आयरन से डायरेक्ट कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, ये सब क्या है, हमें मतलब आयरन का एयर से कांटेक्ट ख़त्म करना है। उसके कई मेथड्स होते हैं, पेंटिंग कर लो, ग्रीजिंग कर लो, गैल्वेनाइजिंग कर लो। गैल्वेनाइजिंग मैंने बताया कि जिंक से कोटिंग कर दो उसकी, तो एयर से कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और आयरन ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। कॉमन मेटल विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू करोजन इज़ एल्यूमिनियम। ओके, जो सबसे कॉमन मेटल है जो कि हाईली रेजिस्टेंट है कोरोजन के लिए, यानी कि जिसका कोरोजन नहीं होता इजीली, वो कौन सी मेटल है? एल्यूमिनियम। क्यों ऐसा है? यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 तो बना रहा है, ये बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट वो जो लेयर बनती है वो नॉन पेनिट्रेटेबल होती है, यानी कि वो उसके साथ चिपकी रहती है और उसको, और जो मेटल है नीचे की एल्यूमिनियम वाली जो मेटल है उसके ऊपर तो कोटिंग बन गई है Al2O3, एक कोटिंग तो बन जाती है, बट नीचे वाली मेटल ख़त्म हो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Al2O3 झड़ता नहीं है, हटता नहीं है वहाँ से, फॉल डाउन नहीं होता है। तो जो नई नीचे की जो एल्यूमिनियम मेटल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाती। तो ठीक है, तो कॉमन मेटल विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन इज़ एल्यूमिनियम। ठीक है, रैंसिडिटी किसको कहते हैं? द ऑयल्स एंड फैट्स in a food gets oxidized resulting into bad smell and bad taste। जो आप कोई भी फूड आइटम है, ठीक है, उस फूड आइटम में ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, तो वो जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं वो ऑक्सीजन का रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट हो जाता है उसका। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। मेन बात ये है, जो खाना है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तभी तो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका जो उनके अंदर जो प्रेजेंट ऑयल और फैट्स हैं वो ऑक्सीजन का रिएक्शन कर देंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कैसे रोकें इसको? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे जिससे उनका ऑक्सीडेशन ना हो, या वैक्यूम पैकिंग कर देंगे, यानी कि उसमें ऑक्सीजन रहे ही ना, ऐसी पैकिंग। ठीक है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग बिकॉज लो टेम्परेचर स्लोज डाउन ऑक्सीडेशन। ओके, रेफ्रिजरेटिंग कर देंगे, यानी कि उतना ठंडे में रखेंगे क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, एडिशनल पॉइंट्स, ये इस चैप्टर के कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। ओके, तो 3 ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। सी, आयरन के 3 ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, FeO, Fe2O3, Fe3O4। दिस इज फेरस ऑक्साइड या आयरन 2 ऑक्साइड कहलाता है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड कहलाता है। Fe3O4 जिसको कि मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं, ये FeO प्लस Fe2O3 है, इन दोनों का एडिशन कह लो। दिस इट इज़ अ डबल ऑक्साइड एंड इज कॉल्ड, ये डबल ऑक्साइड है क्योंकि इसमें FeO भी है और Fe2O3 भी है, तो इसलिए इसको आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। पहला वाला फेरस ऑक्साइड, दूसरा वाला फेरिक ऑक्साइड, यानी कि पहले वाला आयरन 2 ऑक्साइड, दूसरा वाला आयरन 3 ऑक्साइड, और तीसरे वाला क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि आयरन 2,3 ऑक्साइड। आप यहाँ देख लो, जो Fe3O4 है मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, Fe2O3 है, ये FeO है। FeO की यहाँ पे वैलेंसी क्या है? 2, Fe वैलेंसी 2, इसलिए इसको Fe2 ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है?
2 और 1 3, 2 और 1 3 यानी कि 3। इसी को रस्ट कहते हैं। जो हमारी रस्टिंग होती है ना, जंग होता है, वो Fe2O3 होता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी यहाँ 3 है, इसलिए इसको फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ इसमें आयरन की वैलेंसी यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 है, और यहाँ पे 2 है। तो 2 वैलेंसी भी दिखा रहा है यहाँ पे आयरन, और 3 वैलेंसी भी दिखा रहा है यहाँ पे आयरन। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, या तो इसका नाम एक्चुअली मैग्नेटिक ऑक्साइड है, या फिर इसको कहते हैं आयरन 2 3 ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो रस्टिंग की बात होती है वो होता है Fe2O3। Heat evolved depends upon the physical state of the reactant and product and allotropic forms of substances taken। क्या बोल रहा है वो, सिंपल है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है, ली मैंने, यहाँ पे भी H2 गैस ली और यहाँ पे भी हाफ O2 गैस ली। अब यहाँ पे वाटर लिक्विड बना, यहाँ वाटर गैस बनी, और यहाँ पे 285.8 किलो जूल पर मोल हीट निकली, और यहाँ 241.8 किलो जूल पर मोल में निकली। अब फिर से मैं पढ़ती हूँ, हीट इवॉल्व, जो हीट इवॉल्व होती है, यहाँ पे इतनी निकली थी, यहाँ पे इतनी निकली, वो डिपेंड करती है ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट पे, एंड द प्रोडक्ट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस टेकन, ठीक है। यहाँ पे जो है रिएक्टेंट सेम था, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वो लिक्विड बना है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा निकली है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वाटर, वो गैसियस फॉर्म है, यानी स्टीम निकली है, और इसलिए यहाँ एनर्जी कम हुई है। तो हीट जो है वो हीट कितनी निकलेगी ये डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा, एंड द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस टेकन, और कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म में सब्सटेंस लिया गया इस बात पे भी डिपेंड करेगा। एलोट्रोपिक फॉर्म अभी हम बताते हैं। सी ग्रेफाइट, ये है कार्बन ग्रेफाइट, ये है कार्बन डायमंड। ऑक्सीजन से रिएक्शन, जब ग्रेफाइट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। जब ग्रेफाइट को करते हैं ऑक्सीजन से, तो इतनी CO2 गैस बनता है और इतनी एनर्जी निकलती है। और डायमंड को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और इतनी हीट निकलती है। तो किस में हीट ज़्यादा निकल रही है, इसमें, यानी कि डायमंड, कार्बन का जब डायमंड फॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हीट ज़्यादा निकलती है। इसको कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। यहाँ भी ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन के अलावा ग्रेफाइट में कुछ भी नहीं होता, डायमंड में भी कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता। एलोट्रोपिक यानी उनके जो कार्बन से किस तरह से जुड़ा है, ये डिफरेंस रहेगा। ग्रेफाइट में अलग और डायमंड में अलग है। कार्बन ही कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रेफाइट में भी, और डायमंड में भी सिर्फ कार्बन ही है, कार्बन से जुड़ा हुआ। लेकिन डायमंड में अलग स्ट्रक्चर है, कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो, मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं। सो दैट्स कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म। सो जो हीट कितनी निकलेगी ये एलोट्रोपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। यानी कि कार्बन, जब आप डायमंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो हीट ज़्यादा निकलती है कंपेयर टू जब आप ग्रेफाइट को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हो। हैं दोनों कार्बन ही, बट एलोट्रोपिक फॉर्म डिफरेंट है। टेस्ट द गैसेज इवॉल्व। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो कैसे चेक करें कि वो हाइड्रोजन गैस है। इट इज़ अ फ्लेमेबल गैस विच बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। जब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली, कैसे पता चलेगा, आप उसके पास जलती हुई कैंडल लाओ, अगर पॉपिंग साउंड आए यानी चट की आवाज़ आए, तो जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, कैसे पता चलेगा, व्हेन वी बबल CO2 थ्रू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। जब आप लाइम वाटर के डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, बबल थ्रू यानी पास करते हो उसमें से उसके बबल्स, तो इट फॉर्म्स अ सॉलिड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, तो वो मिल्की हो जाता है, जो सस्पेंशन है वो मिल्की हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के डाइल्यूट सॉल्यूशन में से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो वो सॉल्यूशन यानी कि एक्चुअली सस्पेंशन मिल्की हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इफ़ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास, लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास ही करते जाओ, और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या बोलते हैं, चॉक या लाइम स्टोन। ये लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप फिर से और भी पास कर जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, देन मिल्की कलर डिसअपियर, तो जो मिल्की कलर आया था कैल्शियम कार्बोनेट का वो डिसअपियर हो जाएगा यानी कि गायब हो जाएगा। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, ठीक है,
रिएक्ट्स विद वाटर एंड CO2। CO2 तो आप पास कर ही रहे हो, वो CO2 से और साथ में वाटर में तो सॉल्यूशन है ही, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास किए हैं तो फिर ये बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो फिर वो मिल्की कलर गायब हो जाएगा। मिल्की कलर था कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, यानी कि क्या हुआ कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है किसी रिएक्शन में से, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, पता कैसे चलेगा? अगर उसको आप पास करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यानी कि लाइम वाटर के डाइल्यूट सॉल्यूशन में से, तो थोड़ी ही देर में वो मिल्की हो जाएगा, मिल्की सस्पेंशन बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट। सॉलिड होता है जो कि घुलता नहीं है, इसको चॉक या लाइमस्टोन भी कहते हैं। लेकिन फिर भी आप कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड पास किए जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में मिल्की जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो CO2 और H2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, जो कि सॉल्युबल होता है। ये आप याद रख लेना। क्विक लाइम होता है CaO और स्लैग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। और लाइमस्टोन क्या होता है, या मार्बल, लाइमस्टोन क्या होता है या मार्बल किसको कहते हैं? कैल्शियम CaCO3, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी गैस का जो 1 मोल है वो कितना मतलब किसके इक्वल होता है? 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन होती है? AgBr। ये आपने देखा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। AgBr जो होता है वो येलो कलर का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, और सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन यूज़ ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है। यूज़ ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट्स या ऑक्साइड्स और क्लोराइड, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में काम आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन इज़ यूज एज फर्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल ओर, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन किसके काम आता है? थर्मल होता है कि इज़ यूज एज अ फर्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल ओर से उनके मेटल ऑक्साइड बनाने में काम आता है। और क्या होता है? नेचुरल रॉक दैट कंटेन डिजायर्ड मेटल। जैसे आपको सिल्वर, गोल्ड ये सब प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे नेचर में, ये नेचुरल रॉक्स में होते हैं, अपने ओर की फॉर्म में, यानी कुछ कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या है? ये मैंने अभी बताया था, 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। एक कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, उसको एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे कि ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड, ये सब क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में सिर्फ कार्बन है। अगर ग्रेफाइट देखो ये भी ओनली कार्बन है, चारकोल देखो ये भी ओनली कार्बन है, एंड डायमंड देखो तो ये भी ओनली कार्बन है। सिर्फ जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, किसी में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेयरिंग अलग अलग टाइप की हो जाएंगी, उनके क्रिस्टल अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, बट होगा कार्बन ही तीनों में। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गए। इस तरह से कई सारे एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स होते हैं।